जैसा कि कहानी के पिछले हिस्से में मैंने बताया, विकास अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर मुंबई पूना स्थित अपने घर जा रहा था। जब उसकी कार एक सुनसान जंगल में गुजरी तो उसकी कार का एक्सीडेंट किसी रूह से हो जाता है और वह घबरा जाता है। और दूसरे दिन जब वह अपने घर पूना पहुंचता है और अपने दोस्त आलोक से मिलने जाता है, इससे पहले कि विकास उस घटना को बताता, आलोक स्वयं ही उस घटना को उसको बताता है और बताता है कि वह आत्मा उससे इसलिए टकराई कि वह उसके हत्यारे को उसकी मदद से उसको पकड़वा सके। कहानी उसके बाद आगे कुछ इस तरह से बढ़ती है। आधी रात बीतते ही विकास खासा बेचैन नजर आने लगा। वह मंजीत की रूह की प्रतीक्षा कर रहा था, मगर उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी। हार कर वह बिस्तर पर लेट गया। तभी उसे छम छम बाहर लॉन से उसे पायल के छलकने का स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। विकास ने खिड़की से देखा, वही लंबे बालों वाली लड़की खुले गेट से बाहर जा रही थी। विकास तुरंत दबे पांव बाहर की तरफ लपका और उस रूह का पीछा करने लगा। करीब 1 घंटे बाद उसका पीछा करता हुआ विकास उसी जंगल के मुहाने पर आ पहुंचा, जिस जंगल की राह पर वह मुंबई से पूना आया था। विकास का दिल किसी टेनिस बॉल की तरह दहशत से उछल रहा था। सारा जिस्म पसीने से सराबोर था, मगर कदम चुंबक की तरह उस रूह के पीछे घसीटते जा रहे थे कि अचानक रूह सड़क का रास्ता छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते पर उतर गई। करीब 100 मीटर का सफर तय कर वह एक तालाब के किनारे ठिठकी। विकास भी ठिठका, मगर पलक झपकते ही वह रूह गायब हो गई। विकास दौड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचा और बदहवास सा इधर उधर देखने लगा। ठीक उसी पल उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और छपाक से वह तालाब में जा गिरा। आह! विकास चीखा, हाथ पैर भी मारे, मगर यह तालाब बहुत गहरा था और काई से भरा था। हालांकि विकास एक अच्छा तैराक था, मगर वह चाहकर भी तैर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पांव से पकड़कर भीतर ही भीतर घसीटते ले जा रहा हो। एकाएक उसके हाथ से पॉलीथीन जैसी कोई चीज टकराई। विकास ने उस बदबू भरे तालाब के पानी में सांस रोक रखा था। उसने पॉलीथीन को टटोल कर देखा। उसके हलक से दहशत भरी चीख निकल गई और तालाब का गंदा पानी उसके मुंह में चला गया। हाथ ही उसके होश गुम होते चले गए। चेहरे पर तपिश का एहसास कर वह चौंक उठ बैठा। वह हैरान रह गया। विकास अपने घर के लॉन में पड़ी चेयर पर बैठा था, एकदम सही सलामत। कीचड़ या गंदे पानी के छींटे तक उसके कपड़ों पर नहीं थे। उसने एक नजर आसमान में चमकते सूरज को देखा और फिर कलाई घड़ी को सुबह के 7 बजे बजा। तभी भीतर से आवाज आई, विकास कहाँ हो तुम? मैं यहाँ लॉन में हूँ माँ, विकास ने जवाब दिया और सोचने लगा, क्या मैं सपना देख रहा था? इससे ज्यादा वह सोच नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ चाय लेकर वहीं आ गई थी।
अरे यहाँ तो तेज धूप पड़ रही है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विकास ने झटपट चाय पी और तेजी से नित्य कर्मों से फारिग होकर आलोक के घर जा पहुंचा। उसने आलोक को बीती रात की बात बताकर हैरानी से कहा, सुबह मैं अपने लॉन पर था यार आलोक। गंभीरता की मूर्ति बना बैठा आलोक तुरंत उठ बैठा और बोला, चल मेरे साथ। तो विकास उसके साथ चल दिया। आलोक ने सबसे पहले फोन कर एसपी से बात की और उन्हें कुछ अच्छे तैराकों के साथ उस जगह पहुंचने को कहा जिस जगह विकास उस रूह का पीछा करते हुए पहुंचा था। फिर वह विकास से बोला, पुलिस अपने दल बल के साथ वहां पहुंचती ही होगी, चलो हम भी वहां चलते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया आलोक? विकास झुंझला पड़ा। यह सब मेरे दिमाग की उपज भी हो सकती है, क्या पता मैंने सपना देखा हो। तुम तो इसे सीरियसली ले रहे हो। अगर बात झूठी साबित हुई तो उसे मैं खुद झेलूंगा। अब चलो भी। दोनों दोस्त जंगल की राह उस तालाब के किनारे जा पहुंचे। आलोक विकास के बताए मार्ग का अनुसरण करके ही वहां तक पहुंचा था। देखो, तुम यहां तक सपनों में नहीं बल्कि हकीकत में आए थे। विकास भी हैरान था। तभी वहां एसपी साहब भी अपने दल बल के साथ आ पहुंचे और औपचारिकताएं पूरी करने लगे। और आलोक ने कहा, सर प्लीज आप अपने तैराकों को तालाब का निरीक्षण करने के ऑर्डर दीजिए। यहाँ किसी लड़की की लाश है। क्या? एसपी साहब चौंके। तुमको कैसे मालूम? यह सब मैं बाद में बताऊंगा, मेरा विश्वास कीजिए। आप, आप पर अविश्वास का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता आलोक बाबू। पिछले केस में आपकी योग्यता हमने देखी है। एसपी माथुर ने अपने तैराकों को तालाब का कोना कोना खालने का आदेश दे दिया। अपने ऑफिसर का आदेश मिलते ही तैराक तालाब में जा घुसे। कुछ देर बाद एक तैराक ने बाहर खड़े अपने साथी से रस्सी मांगी। रस्सी का एक सिर पकड़कर वह तेजी से पुनः तालाब में जा घुसा। करीब आधे घंटे बाद सभी तैराक तालाब से बाहर आ चुके थे और रस्सी को पूरी जान लगाकर खींच रहे थे। जैसे जैसे रस्सी पानी से बाहर निकली, सभी ने नाक पर रुमाल रख लिया। इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही थी कि सबको मजबूरन अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। फिर रस्सी के सहारे जो चीज खींच कर बाहर आई, उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रस्सी के साथ एक के बाद एक 5 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग बंधे थे। एक में 2 हाथ थे, कोहनी तक कटे हुए। एक में सिर, 2 में 2 टांगे। शरीर के ये सभी अंग गल चुके थे। पॉलीथीन में रेंगते कीड़े साफ दिखाई दे रहे थे। ओह, कितना विभत्स नजारा था। लाश का पंचनामा करके फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिया गया। लेबोरेटरी में सुपर इम्पोज हुआ तो लाश का चेहरा बिल्कुल वही था जो सुखविंदर ने अपनी बहन का फोटो दिया था। को जब आलोक ने हकीकत बताई तो वह चौंक कर रह गए। तत्पश्चात उन्होंने बताया, लाश के हाथ में एक लॉकेट बरामद हुआ है। इस लॉकेट में जिस व्यक्ति का फोटो लगा है वह शहर का जाना माना रईस हरबंस तोमर है। व्हाट? आलोक चौंका और संभल कर बोला, तब आप मुझे इतना जरूर बता दीजिए कि शक की निगाह पर तोमर से पूछताछ की जाएगी या फिर
लाश के पास मिले सबूत के आधार पर उससे पूछताछ तो जरूर होगी, मगर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। किसी जानी मानी हस्ती को गिरफ्तार करने के लिए सबूतों का होना बहुत जरूरी है। एसपी माथुर की बात सुनकर आलोक सोच में पड़ गया। वहां से वह सीधा विकास के पास गया और उसे कुछ समझाया। तत्पश्चात वह सीधा एसपी माथुर के पास चला गया। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में टेबल पर चादर से ढकी मंजीत कौर की कटी फटी गली सड़ी लाश रखी थी। इसकी दुर्गंध को एक विशेष प्रकार के एसिड द्वारा खत्म कर दिया गया था। डॉक्टर्स अपने अपने काम में लगे थे। तभी चादर का कोना लाश के मुंह से अचानक अपने आप हट गया। लाश के भयानक चेहरे से चमकीले धुएं जैसी कोई चीज मुंह पर उठी और फिर लेबोरेटरी के दरवाजे से निकलकर बाहर आ गई। चारों तरफ रात का अंधेरा गहरा उठा था। अचानक साफ स्वच्छ आकाश में घटाएं घुमड़ने लगी और बिजली कड़की। तेज हवाओं ने शहर के चप्पे चप्पे को घेर लिया। मौसम इतनी तेजी से बदला जिससे शायद मौसम विभाग भी हैरान रह गया होगा। अगले ही पल पूरे शहर की लाइट गुल हो गई। लेबोरेटरी से निकला चमकीला धुआं आंधी तूफान की गति से बढ़ता हुआ विकास के घर पहुंचा। धड़ाम! विकास के कमरे की खिड़की एक झटके से खुली और हल्के तेज झोंके के साथ उस धुएं ने भीतर प्रवेश किया। खिड़की खुलने और हवा चलने के शोर से बेड पर सोया हुआ विकास चौंक कर उठ बैठा। तभी उसने देखा उसके बेड के पैर की तरफ कोई बैठा है। कौन वो? कौन वो? हकलाया। एक विचित्र सी डरावनी हुंकार के साथ उस साये ने विकास। तभी उसने देखा उसके बेड के पायदाने पर कोई बैठा है। कौन कौन वो? हकलाया। एक विचित्र सी डरावनी हुंकार के साथ उस साये में विकास की तरफ। विकास को साये के चेहरे पर दो छोटे छोटे दूधिया बल्ब जलते दिखाई दिए। दहशत के मारे विकास के हलक से चीख उबल पड़ी और अगले ही पल वह बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ा। साया तो मंजीत की रूह थी, धुएं में बदलकर विकास के शरीर में जा समाया। अगले ही क्षण विकास सम्मोहित सा उठा और किसी मुर्दे की तरह चलता हुआ अपने कमरे से बाहर आया और फिर कार ड्राइव कर खुले मेन गेट से बाहर निकलता चला गया। संयोग से उस समय उसकी माँ राधिका किसी कार्यवश निकटवर्ती शहर में गई। उन्हें अगले दिन लौटना था। यदि वह विकास की उस समय आंखें देख लेती तो निसंदेह हार्ट अटैक से अपने प्राण गंवा देती। विकास की आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी, जिनमें से रह रहकर एक चमक सी निकल रही थी। विकास की कार एक कारखाने के पिछले दरवाजे पर रुकी। वह उन्नीदा सा कार से उतरा और कारखाने के पिछले दरवाजे से इस तरह भीतर चला गया जैसे वह सारे रास्ते जानता हो। शनिवार की छुट्टी होने के कारण कारखाना बंद था। उसके मुख्य द्वार पर केवल 2 गार्ड ड्यूटी पर थे। कारखाने के दाहिने पर एक ऑफिस नुमा केबिन था। विकास ने वहां रखा लॉकर खोला, उसमें रखी नीली फाइल और एक कागजों का छोटा सा बंडल निकाल लिया।
इसके बाद वह जिस राह भीतर आया था उसी राह वापस कार तक पहुंचा और कार ड्राइव करता हुआ पुलिस विभाग के उस ऑफिस में जा पहुंचा जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और 5 ऑफिसर हरबंस तोमर से पूछताछ कर रहे थे। आलोक भी वहीं था। कार से उतरकर नजर नीची किए विकास ने ऑफिस में घुसना चाहा, मगर बाहर खड़े कांस्टेबलों ने उसे रोक दिया। ए, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? अंदर मीटिंग चल रही है। इस पर एक भयानक हुंकार भरते हुए विकास ने उन कांस्टेबलों की तरफ देखा। दोनों ने एक साथ दिल दहला देने वाली चीख मारी। एक वही बेहोश होकर गिर पड़ा और दूसरा अपनी जान बचाने के लिए भागा। विकास उनकी तरफ ध्यान न देकर ऑफिस में प्रवेश कर गया। ये चीख कैसी? एसपी माथुर बाहर से आई चीख को सुनकर चौंके। वह अपनी जगह से हिल भी न सके थे कि तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और विकास ने भीतर कदम रखा। उसके हाथ में एक नीली फाइल और कागजों का एक छोटा सा पुलिंदा था। विकास? आलोक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, मगर जैसे ही विकास ने वहां बैठे सज्जनों की तरफ देखा, सभी के हलक से घुटी घुटी चीख निकल पड़ी। उफ, कितना खतरनाक चेहरा था। सड़े गले चेहरे पर 2 चमकदार सफेद आंखें। हरबंस तोमर का जिस्म उसे देखते ही ठंडी के मरीज की तरह कांपने लगा। केवल आलोक ही ऐसा था जो शांत और गंभीर मुद्रा में खड़ा सामान्य नजर आ रहा था। कौन हो तुम? हरबंस ने कांपते हुए पूछा। पहचाना नहीं मुझे? विकास के हलक से ऐसी आवाज निकली जैसे मौसम की खराबी से रेडियो की आवाज बिगड़ जाती है। मैं मंजीत कौर, जिसे तूने कार एक्सीडेंट में मार डालना चाहा था, मगर मैं जिंदा बच गई। तब तूने सुनसान जंगल में मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर तालाब में फेंक दिए थे। भूल गया? वहां मौजूद सभी लोग हैरत से मुंह फाड़े इस रहस्योदन को सुन रहे थे। मैं किसी मंजीत कौर को नहीं जानता। मैंने किसी का खून नहीं किया। जवाब में विकास ने दरवाजे से ही हाथ में पकड़ी फाइल और कागज का पुलिंदा फेंका, जो एसपी के ठीक सामने मेज पर गिरा। देख लो एसपी, यह तोमर का बच्चा कितना सच्चा है। कांपती उंगलियों से एसपी ने फाइल खोलकर देखी। उसमें रखे डॉक्यूमेंट से साबित होता था कि मंजीत कौर हरबंस कौर तोमर उसमें रखे डॉक्यूमेंट से साबित होता था कि मंजीत कौर हरबंस कौर की पर्सनल सेक्रेटरी थी। कागजों पर सरसरी निगाह डालने से ही एसपी को पता चल गया कि वे सभी प्रेम पत्र हैं। तभी विकास के शरीर में घुसी मंजीत की रूह बोली, इसने मुझसे प्रेम का नाटक किया। जब मैंने इससे शादी करने का प्रस्ताव रखा तो इसने मुझे मौत दी। ये सारे सबूत मरने से पहले मैंने इसकी स्टील फैक्ट्री के ऑफिस के लॉकर में रख दिए थे। ये झूठ है। हरबंस ने एसपी के हाथ से फाइल पकड़कर फाड़ दी। उसी पल विकास का जिस्म धाए से फर्श पर गिरा और कक्ष में हरबंस तोमर की चीख गूंजने लगी। वह अपने हाथों को, अपनी गर्दन को इस तरह चला रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन को पकड़ रखा है और वह छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें
बाहर को उबल आई थी और चेहरा लाल हो चुका था, मानो पूरे जिस्म का लहू चेहरे पर इकट्ठा हो गया हो। कक्ष में बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर मौजूद था, मगर किसी की अक्ल इतना काम नहीं कर पा रही थी कि अदृश्य शक्ति से पुलिस ऑफिसर मौजूद था, मगर किसी को अक्ल इतना काम नहीं कर पा रही थी कि अदृश्य शक्ति से हरबंस की जान कैसे बचाई जाए। आखिर हरबंस तोमर ने इतने लोगों की मौजूदगी में प्राण त्याग दिए। मंजीत कौर ने अपने हत्यारे से अपनी मौत का बदला ले लिया। उस दिन के बाद विकास को कभी मंजीत का भूत दिखाई नहीं दिया। उसने सुखविंदर को भी उसकी बहन की मौत की सूचना देकर बुला लिया था और सारी सच्चाई बता दी थी। यह घटना अविश्वसनीय थी, मगर जो लोग इस घटना के गवाह थे उन्हें झुठलाना नामुमकिन था। पुलिस डिपार्टमेंट ने मंजीत कौर की लाश सुखविंदर को सौंप दी। जब उसने चिता को अग्नि दी तो उसने स्पष्ट देखा कि चिता से एक लौ निकलकर आकाश की तरफ उड़ी और फिर आसमान की धुंध में विलीन हो गई और मंजीत कौर की आत्मा को शांति मिल चुकी थी।